नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की अहम सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसी सुर्खियां भी लेते हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं और उन पर देश बहुत बात कर नहीं रहा या देश का इशारा या देश को उस तरफ बात करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा। नेता नगरी की इस चर्चा में मेरे साथ होते हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनका आग्रह रहता है कि टीवी मत जोड़ा जाए मेरे साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बंबई में हूँ। मेरे सामने खिड़की पर मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही है और क्या चाहिए। बंबई में मौसम इतना सुहाना है और मैं बंबई में हूँ। राजदीप जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुंबई में बारिश हो रही है लेकिन पानी भराव की स्थिति ना आए। नहीं, वैसी बारिश नहीं है, बड़ी अच्छी बारिश है। मैं सुबह वॉक के लिए गया था मरीन ड्राइव। और क्या चाहिए, यही तो जिंदगी है। आपकी तरह दिल्ली में मैं घर में नहीं बैठा हूं। यही जिंदगी है, लेकिन इतने बरस बीतने के बाद भी अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था देवेंद्र फडणवीस का, उसमें इंटरव्यू था इंडिया टुमारो में। तो बोले कि वो डच प्राइम मिनिस्टर आए और वो ऐसे तंज कस के गए कि कितनी जमीन हमने समंदर से रिक्लेम की थी, आप लोग कर नहीं पाए। अभी तक मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल जल भराव की समस्या से नहीं निपट पा रही। बहरहाल अच्छी बात है कि मौसम अच्छा है। बाकी कई जगह जल भराव हो रखा है जिन पर आज के शो में बात करेंगे। आपके इंटरव्यू की काफी चर्चा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेता नगरी में इस हफ्ते की सियासी सुर्खियां। पहली सुर्खी कांग्रेस के झगड़े को लेकर है। एक टर्म कॉइन कर दिया गया है जिसे मणिशंकर अय्यर और तमाम नेताओं ने अभी नाम दे दिया है G23। वो 23 नेता जिन्होंने दस्तखत किए, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष को खत लिखा और पूछा कि या इलाही ये माजरा क्या है, आगे होगा क्या, रास्ता क्या है। और उसके बाद से चिट्ठियों की बारिश होने लगी। जैसे वो हैरी पॉटर का खत रोक दिया जाता है तो सब दिशाओं से उल्लू खत भेजने लगते हैं। हैरी पॉटर में किसी नेता को उल्लू कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। वैसी चिट्ठियां आने लगती हैं, वफादारियां साबित की जाने लगती हैं। और जो एक हिंदी का मुहावरा है, ढाक के 3 पात, आखिरी में वही होता है, शांता कोर्ट चालू आए टाइप से कि अभी सब वैसे ही चलेगा, मैडम ही पार्टी संभालेंगी और गांधी परिवार ही धुरी रहेगा। तो उस धुरी पर, उस पॉलिटिक्स पर ना बदलने और बदलने की कश्मकश पर बात करेंगे। दूसरी सुर्खी बहुत जरूरी है और आप में से कई लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सुर्खी है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, अपना आकलन पेश किया है। अर्थव्यवस्था को लेकर आसार और हालात अच्छे नहीं है। इन पर विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या हमारे और आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, क्या महंगाई और बढ़ने वाली है, क्या हमारी और आपकी सरकारें हम पर और टैक्स लगाने वाली है, क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो पुअर है और इसको लेकर स्टेट और सेंटर के बीच टसल भी है और पॉलिटिक्स भी है। शो में तीसरी सुर्खी होगी नीट और जेईई के एग्जाम को लेकर। कायदे से तो ये नेता नगरी का विषय नहीं होना चाहिए। अकादमिक परीक्षाएं हैं, हर साल होती है, विद्यार्थी उसमें अपीयर होते हैं, लेकिन इस दफा इसमें पॉलिटिक्स आ गई है। एक बड़ा समूह है विद्यार्थियों का जो इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की बात कर रहा है और एक समूह है जो कह रहा है कि नहीं, ये कुछ स्वार्थी तत्वों के का प्रचार है। एकेडमिशियंस की चिट्ठियां सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो इन 3 विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और सवाल जवाब में वो सारे सवाल लेंगे जो पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर बीते दिन से, थर्सडे से 27 अगस्त से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं एक इंटरव्यू को लेकर। तो शुरू करते हैं नेता नगरी। और नेता नगरी में सबसे पहले कांग्रेस की बात। राजदीप सरदेसाई जी, ये बताइए कि ये जो G23 है, मैं G23 की लिस्ट देख रहा हूं। देखिए, एक तो नहीं, ये पहली बात, ये आपने कहा मणिशंकर अय्यर का शब्द है, ये मेरा शब्द है। मैंने आज आर्टिकल लिखा है जिसमें G23 शब्द इस्तेमाल किया। इसके पहले 3 दिन पहले मैंने प्रोग्राम में G23 शब्द इस्तेमाल किया। कभी कभी मुझे भी क्रेडिट दिया करिए। राजदीप जी, आपको भरपूर क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा था जिसकी हेडिंग में G23 था। चलिए, तो नहीं,
तो आप और मणिशंकर अय्यर, आपके पुराने मित्र, आप लोग आपस में तय कर लो कि जीके की किताबों में किसका नाम दर्ज होगा G23 के प्रणेता के तौर पर। मेरा सवाल ये है कि मैं G23 के जो लीडर है उनकी लिस्ट देख रहा था, लीडरान की, उन्होंने जो सवाल उठाए वो तो बहुत वाजिब है और कांग्रेस मुंह चुरा रही है उन सवालों से, ये भी सत्य है। लेकिन कई लोगों ने एक लिस्ट को देखकर सवाल उठाया कि ये जो नेता हैं इनको नेता बनाया किसने? गांधी परिवार ने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दें और एक आध अपवाद छोड़ दें, एक लिमिटेड इलाके में पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दें, लार्जली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऐसे एक दो नेता हैं अखिलेश सिंह टाइप के, उनके अलावा उन्होंने कहा ये सब लोग तो ऐसे हैं जो दरबार से ताकत पाके जिनकी पॉलिटिक्स चली है। बताइए। नहीं, देखिए इसका मतलब क्या, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। अब आप लीजिए गुलाम नबी आजाद जो थे, वो पहले जब चुनाव जीते वो महाराष्ट्र में वाशिम से जीते थे 1980 में, और फिर इंदिरा गांधी की कैबिनेट में आए, उसके बाद राजीव गांधी के कैबिनेट में आए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो नेता जिन्होंने ये लिखा उनका कोई मास बेस नहीं है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अपनी एक पूरे राज्य में ऐसी छवि नहीं बनाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के। लेकिन इसके साथ साथ आपको मानना पड़ेगा अनुभवी है, चुनाव जीते हुए हैं। मनीष तिवारी चुनाव जीते हुए हैं, पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एनएसयूआई के। शशि थरूर 3 बार अब चुनाव जीत चुके हैं। आप गुलाम नबी आजाद की भी बात लीजिए, 40 साल से मंत्री रहे हैं, कई अहम पदों में रहे हैं। आनंद शर्मा जो है यूथ कांग्रेस के लीडर थे। देखिए, इन लोगों के राजनीतिक अनुभव में कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है जो विपक्षियों ने उठाया, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जमीन पर मेहनत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुद ही जमीनी नेता नहीं, और जो जमीनी नेता है अशोक गहलोत और अमरिंदर सिंह जैसे, वो राग दरबारी गा रहे हैं। जी, देखिए आप कह सकते हैं कि इन्होंने खुद उस तरह की जमीन से जुड़ी हुई नेतागिरी नहीं की है जिसका वो आज आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि ये सब ड्राइंग रूम नेता हैं। आप एक एलिगेशन आप कह सकते हैं। हालांकि कुछ उनमें से है जो लोकसभा चुनाव जीते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं जो भी नेता हो जो लोकसभा चुनाव जीतता है, आपको उनको सलाम एक तरह से करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या इसका मतलब ये है सौरभ कि क्योंकि मैं गांधी परिवार ने मुझे ये पद दिए हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये संधि दी है, मैं सवाल नहीं उठा सकता? क्या जब आप सवालों पर डिबेट करिए ना। आज क्या हो रहा है, जैसे ही कोई सवाल कहता है आप कौन होते हैं वो सवाल पूछना। अरे ये वो व्यक्ति हैं जो कई 20, 30, 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सवाल पूछना मुझे नहीं लगता, और उन्होंने कहीं आपने देखा होगा उस चिट्ठी में सोनिया गांधी को टारगेट नहीं किया है। बार बार वो ये, अरे उनकी तारीफ में तो कई पैरा खर्च किए हैं। वही मेरा ये कहना है, लेकिन आप उन पैरास पर नहीं फोकस करते। आप कहते हैं, और जो बाकी उन्होंने कहा उसमें इतना जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता उन पर टूट पड़े हैं। मैं सवाल पूछता हूं किस तरह की पार्टी है? अगर मैं कहूं कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होने चाहिए, नॉमिनेशन कल्चर बंद होना चाहिए, हमें एक विजिबल लीडरशिप चाहिए, लोग जो बाकी जमीन पर है, तो इसमें गलत क्या है? आप अपने पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, उसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। अब ये कांग्रेस के नेता जो है इतने अरे अच्छी बात है अगर दरबारी नेता भी इस तरह से बात करने लगे। ये अपने आप, अब तक उन पर आरोप था कि वो दरबारी नेता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कह रहे हैं बहुत हो चुका है दरबार। अच्छी बात, एक बात बताइए मुझे कि सोनिया गांधी बार बार ये खबर आती है साहब वो तो उनको तो पार्टी ने कहा इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बन गई, स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जाता है, दूसरी चीजों का भी। राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि कोई और चुन ले। प्रियंका गांधी एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कोई और हो जाए। जब सब कुछ कह ही रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है? ये तमाशा किस बात का है? यही तो सवाल है। देखिए, ये एक तरह अगर आप उसे तमाशा कहें, मुझे लगता है ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा है कि कांग्रेस अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गई है कि आपके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और हम चाहते हैं कि आप उस कहीं ना कहीं रिटायर भी हो जाए, लेकिन साथ साथ ये भी आप कह रहे नहीं आप रहिए। ये एक मार्गदर्शक मंडल बना दे राजदीप जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। मोतीलाल वोरा जी जैसे अनुभवी नेता भी जा सकते हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, एक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एक ऐसी चीज है जिस पर लोग बात नहीं करें, वो है राहुल गांधी। सोनिया गांधी क्यों बनी?
अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी जिसकी टर्म थी उन्होंने एक दिन तय किया 2019 चुनाव के बाद मैं नहीं रह सकता, जाइए आप किसी और को बनाइए। नहीं राहुल, देखिए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव की हार की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं जी बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं दूसरे लोग भी लें, पर और तो किसी ने ली नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसके साथ साथ लेकिन सौरभ, उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पूरी जो एक तरह से जो पावर है वो अभी तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। मुसीबत यही है ना, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास इतनी ताकत है लेकिन आप खुद उस पद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोरी हुई है। इसलिए एक वैक्यूम बना है जिसमें सोनिया गांधी है, जो नहीं बनना चाहे, वाकई वो रिटायर होना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि अपना बेटा बने। सवाल ये है वो किसी और को, हाँ पुत्र मोह, वो किसी और को नहीं बनाना चाहती। तो एक तरफ पुत्र मोह और एक तरफ एक व्यक्ति जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, तो ये दुविधा है। और जी बेटा क्यों नहीं बनना है फिर, या बेटा ना बने तो बेटिया बन जाए फिर, जब फैमिली लिमिटेड ही है। नहीं, पर ये देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने जब फैमिली लिमिटेड पार्टी बना दिया है और इसमें इन सब नेताओं का कहीं ना कहीं की हिस्सेदारी है, इतने नेताओं ने इतने तो इसलिए आज आपकी बात सही है अपनी जगह कि एक डबल स्टैंडर्ड है कि अब तक तो आप इन्हीं नेताओं के जरिए अपना करियर आगे बढ़ा रहे थे, अब आपको पता चला है इन नेताओं से आपको वोट नहीं मिलने हैं। असलियत क्या है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसी तरह से चल रहा था दरबार, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आप विपक्ष में हैं, आपको वोट नहीं मिल रहे हैं, आप चुनाव हार रहे हैं, तो आपको पता चला ये सब बहुत बुरा है। ये नॉमिनेशन कल्चर मेरे दोस्त कांग्रेस में कई सालों से चल रहा है। 98 से कांग्रेस के CWC के इलेक्शन नहीं हुए, तब इन सब लोगों ने कुछ नहीं कहा। आज क्यों कह रहे हैं? आज कह रहे हैं क्योंकि उनको, उन हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा है। गुलाम नबी आजाद को डर है उनको राज्यसभा नहीं मिलेगा। आनंद शर्मा चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने राज्यसभा में, जो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। मनीष तिवारी शायद चाहते हैं कि उनको लीडर लोकसभा बनाया जाता, नहीं बनाया, चाहते थे नहीं बनाया गया, तरुण गोगोई के बेटे को बना दिया गया। नहीं, बिल्कुल। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज है जिनको उनको खटती है कि देखिए हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल भी है, और अच्छी बात है अगर कांग्रेस पार्टी इन नेताओं से बात करके, मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे। कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है, एक जमाने में पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस नेताजी हुआ करता था 1969 के बाद। राजदीप जी, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब ये पार्टी एक परिवार की रेहन नहीं हुआ करती। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट कांग्रेस। नाउ देयर इज इंदिरा कांग्रेस। 69 के बाद 51 साल के लिए इंदिरा कांग्रेस रही है, जिसमें 44 साल एक परिवार रहा है। अब एक परिवार जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाता है, ओवरनाइट सडनली अचानक आप नहीं कह सकते चलिए अब हम चुनाव के जरिए इसे पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, नहीं होगा। अब आप वो सिस्टम इतनी सालों से चल रही है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस में यही प्रॉब्लम है, बदलाव कैसे लाओगे जब सिस्टम इतनी पकड़ अब सिस्टम की बन गई है। सोनिया के नाम पर कितने नेताओं की रोटी रोजी चलती थी इतने सालों तक, राहुल गांधी के नाम पर चलती है, अब प्रियंका के नाम चलती है। अब आप उन नेताओं को नहीं कह सकते आप हट जाइए, अगर भले ही वो खुद कहे, वो खुद कहते हैं लेकिन वही लोग उनके पास जाएंगे। आप आज जानिए, अगर कल राहुल गांधी कहे आई एम लीविंग पॉलिटिक्स, 1000 नेता उनके घर नहीं राहुल प्लीज प्लीज, यही चलेगा। यही तो प्रॉब्लम है। आप या तो पूरी तरह से रिटायर हो जाइए या राजनीति में पूरी तरह से नारा देते हैं राहुल लाओ देश बचाओ, पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, देश बचाने की चिंता करें। मुझे ये बताइए राजदीप जी, ये एक नेता है कांग्रेस के, लोकसभा चुनाव हारे, टीवी पर खूब देखते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया उस दिन कि ये देखिए मेरी पार्टी की निराली चीज है कि जो कुछ भी CWC में डिस्कस हो रहा है वो रियल टाइम बाहर आ रहा है सूत्रों के हवाले से। अब कितने लोग बैठे हैं उस मीटिंग में? सैकड़ों की संख्या में तो नहीं है। इनफैक्ट मैं ये चेक कर रहा था कि ANI ने जो फोटो रिलीज की, भाई साहब ने उस फोटो को रिलीज करवाया, MP के वो हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उनका नाम के साथ मी लिख के आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये स्क्रीनशॉट किसके लैपटॉप से या उससे फोन से लिया गया। तो ये तो स्थिति है कि रियल टाइम चीजें बाहर आ रही। और आप याद करिए कि किस तरह से बीजेपी की एक मीटिंग शुरू हुई थी,
उमा भारती ने टीवी चैनल के कैमरों के सामने इल्जाम लगाया था आडवाणी जी पे, बिल्कुल ये नेता इल्जाम ऐसे में क्या होता है कि पार्टी की जगहसाई होती है। जब आप झगड़े को पब्लिक में लाते हो, कपिल सिब्बल को ट्वीट कर रहे हैं, फिर को डिलीट कर रहे हैं, फिर गुलाम नबी आजाद सफाई दे रहे हैं, फिर लोग मिल रहे हैं, और अब आ रहा है कि कपिल सिब्बल ने कह दिया कि ये कांग्रेस का वर्स्ट पीरियड चल रहा है, और गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि अगर पार्टी में संगठन के चुनाव नहीं होंगे तो पार्टी का बचना मुश्किल। नहीं, मेरा ये कहना, आपने उमा भारती का उदाहरण दिया। जब उमा भारती ने भाजपा की मीटिंग से वॉकआउट किया था, वो भी आप जानिए जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी। ये सब चीजें क्यों होती है? जब पार्टी कमजोर होती है, जब नेतृत्व कमजोर होता है, जब कोई हाई कमांड कल्चर, हमारे देश में किसी भी पार्टी में आप जानिए कोई ज्यादा लोकतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कांग्रेस में हो रहा है, आप किसी भी पार्टी चिट्ठी कहीं भी चुनाव नहीं होते, सही कह रहे हैं आप, कहीं भी चुनाव नहीं होते, तय कर लेता है, ये नॉमिनेशन कल्चर रहती है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, आज गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, जैसे मैंने कहा एक जमाने में वाशिम महाराष्ट्र से उनको चुनकर आना पड़ा, वो बिल्कुल एक तरह से निर्भर थे गांधी परिवार में, आज उनमें भी वो ताकत आ गई है कि मैं हूं ना, मैं भी 40 साल से इस पार्टी में हूं, मेरा क्या होगा। ये तब ये सब आप चीजें कहते हो जब पार्टी आला कमान और पार्टी का ढांचा जो है इतना कमजोर हो जाता है। कांग्रेस का ढांचा कमजोर हुआ है सौरभ, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ है, इसीलिए लोग ये सब चीजें आज उठा रहे हैं जो वो 10 साल पहले नहीं उठाते थे। जब सत्ता में थे तब भी चुनाव नहीं होते थे कांग्रेस में, तब भी सीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट किया जाता था, तब भी मोतीलाल वोरा जैसे व्यक्ति सीडब्ल्यूसी में हुआ करते थे। पावर वाला ग्लू खत्म हो गया है तो बिखर रहा है। इसी कांग्रेस में विचारधारा का अभाव है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही विचारधारा थी, पावर, हमें सत्ता चाहिए। आज आप सत्ताहीन हैं, और सत्ताहीन जो पार्टी है उसमें ये परेशानी है, और उसमें ये बात भी है कि राहुल गांधी पूरी तरह से 24 घंटा नहीं करना चाहते उस तरह की नेतागिरी। आज राहुल गांधी को या तो टेक ओवर करना चाहिए और ही शुड विड्रॉ। ये मैंने कई महीनों से कह रहा हूं, सोनिया गांधी को तय करना है, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक सोनिया गांधी को तय करना है, पार्टी बीजेपी के लिए। लेकिन अच्छा है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर बीजेपी। कांग्रेस का जो केओस है, जो इकलौती दूसरी नेशनल पार्टी है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है बीजेपी के अलावा, वो कांग्रेस है। कांग्रेस में जितना केओस रहेगा, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल चैलेंज उतना कम है। देखिए 2 साल पहले कांग्रेस 3 चुनाव जीती थी या नहीं, नवंबर दिसंबर 2018 में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तब ऐसा लगा कि कांग्रेस रिवाइवल में। मैं किसी पार्टी को राइट ऑफ नहीं करता, लेकिन अगर कांग्रेस को रिकवर करना है तो मुझे लगता है जो चिट्ठी में लिखा गया है वहीं से शुरुआत आपकी होनी चाहिए। आज आप चुनाव करवाइए कम से कम सीडब्ल्यूसी से, चुनाव करवाइए, जवाबदेही फिक्स करिए। आप आश्चर्य रहेंगे, मुझे किसी एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि 724 डिस्ट्रिक्ट देश में है, 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, कमेटी ही नहीं है लोकल लेवल पर। तो आप कैसे काम, अब ब्लॉक लेवल छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप केवल लोगों को नॉमिनेट करते हैं, दिल्ली से किसी व्यक्ति को किसी ब्लॉक के लिए अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, कैसे चलेगा? आज जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत नहीं होगे तो आपके ब्लॉक लेवल मजबूत नहीं होगे, आपकी कैसी राजनीति चलेगी? केवल गांधी परिवार से यह जुड़ा नहीं है, ये ढांचा कमजोर हुआ है। वो जब ढांचा कमजोर होता है तो ये होना ही तय था। मुझे तो आश्चर्य इतने दिन लगे। राजदीप जी कह रहे हैं ढांचा कमजोर है, और मैं कह रहा हूं कि ये ढांचा कभी तसल्ली बख्श था ही नहीं। एक नेता का करिश्मा था, नारा था, सत्ता की चाह थी, जिसमें अलग अलग व्यक्ति और समूह जुड़े थे, चीजें चल रही थी। लेकिन अब वो जर्जर हुआ, जितनी वो उसके ऊपर कलई पुती हुई थी वो सब झड़ गई है, तो अब उसकी कमजोरी दिख रही है। चलिए पढ़ते हैं नेता नगरी की। और एक लास्ट कहूं मैं, आज हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। ये ढांचा जो है ना, ये इंदिरा के लास्ट ईयर से शुरू हुआ। जो मैंने यही कहा कि कभी भी संगठन के स्तर पर तो मजबूती थी ही नहीं। बिल्कुल, तो ये 40-50 साल का प्रॉब्लम है। 84 का चुनाव जीते क्योंकि एक सिंपैथी फैक्टर आ गई थी, उसके बाद आप देखेंगे लगातार कांग्रेस कमजोर होती जाती है। 89 के बाद जब उन्होंने यूपी बिहार गंवाया तो अभी तक पनप नहीं पाए दोबारा उसके बाद से, और राज्य एक एक करके गंवाते जा रहे हैं। देखिए कैसे देखते देखते उन्होंने, जिस आंध्र प्रदेश के दम पर वो 2004 और 9 में सत्ता में आए, वो आंध्र प्रदेश उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। ना तेलंगाना, ना खुदा ही मिला, ना सनम वाला। सर मेरा राज्य महाराष्ट्र गंवाया। मैं हमेशा कहता हूं बगैर महाराष्ट्र के कांग्रेस रिकवर नहीं कर सकती। बड़े राज्यों में ये एकमेव राज्य है जहां और ये दोहरा जवाब है। बगैर महाराष्ट्र के नंबर गेम
और बगैर महाराष्ट्र के पॉकेट का गेम, दोनों गेम फिक्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तो कहीं ना कहीं आज तो वो ऐसी पोजीशन में है कि आपको शिवसेना और एनसीपी के बाद आप नंबर 3 पोजीशन टीम सी हो गए हैं। तो ऐसी पार्टी मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस को अब तय करना है कि आपको चुनाव वाकई केवल सत्ता के लिए लड़ने हैं या पहले, और संगठन को मजबूत करने के लॉन्ग टर्म एक विजन है कि नहीं आपके पास, केवल शॉर्ट टर्म गेन से नहीं चलेगा। विजन, इच्छा शक्ति और मेहनत, बिल्कुल, तीनों ही चीजें। चलिए नेता नगरी में बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, जो कि आर्थिक मामलों से जुड़ी है। नेता नगरी में बात करेंगे अब आर्थिक मसलों की, क्योंकि भले ही देश में बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के मसले सबसे ज्यादा जरूरी लग रहे हों, पर सच्चाई ये है कि जब जेब में पैसा होगा, जब पेट में अन्न की गर्माहट होगी, तभी सारे मुद्दे जिंदा लगेंगे। दो बड़े मसले हैं जिन पर हम नेता नगरी में बात करना चाहते हैं, और उन मसलों पर एक विशेषज्ञ की राय देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अर्थात के कॉलमिस्ट, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। दो मसले, पहला मसला आरबीआई की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें हमारे देश की जीडीपी को लेकर जो अनुमान लगाया गया है, और खास तौर पर उस अनुमान की गवर्नर शक्तिकांत दास का जो अप्रैल में बयान था कि वी शेप बनेगा, रिवाइवल कैसे होगा इकोनॉमी का, और जो सीवियर इम्पैक्ट है कंजम्पशन पर, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में झगड़ क्यों रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो कभी मुख्यमंत्री थे। ये जीएसटी में कंपनसेशन का झगड़ा क्या है, राज्यों का क्या तर्क है, केंद्र का क्या तर्क है, और असल में होना क्या चाहिए, और आप सबको ये सब चीजें क्यों जाननी चाहिए, भले ही सुनने में ये बहुत हैवी लग रही हो। इस पर बात करेंगे नेता नगरी में। सबसे पहले अंशुमान जी ये बताइए, मैंने पहले भी यहाँ पर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लगता था कि अंशुमान जी हमेशा इतना नेगेटिव बात क्यों करते हैं। इनके मैं हर हफ्ते कॉलम पढ़ता हूँ, हर हफ्ते यही बताते हैं, ये गड़बड़, वो गड़बड़, ये वियतनाम में चला गया, ये बांग्लादेश में चला गया, इसमें करेक्टिव विजन नहीं, उसमें नहीं। पर अभी पिछले 1-1.5-2 साल से लग रहा है कि आप ही सही गोली खिला रहे थे हम लोगों को कड़वी। क्या मतलब निकाले आरबीआई की रिपोर्ट का? सौरभ, एक मनोविकार होता है, एक फैलेसी होती है जो दुनिया के 90% लोगों में है, जिसको हम ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस, ऑप्टिमिस्ट होना और रियलिस्ट होना और बायस उसके बीच की जगह है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था जनवरी में कि तो चीन का वायरस, इसका कोई मतलब नहीं है, उसने सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मार दिए। तो ये जो बायस होता है ना, ऑप्टिमिज्म बायस, वो हमेशा रियलिटीज को डिनाई करता है। हमें सोचते हैं कि आफत पड़ोस के घर में आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम बगैर मास्क लगाए निकल सकते हैं, पर पड़ोस वाले को हो जाएगा। वो बायस है। उस बायस के कारण लोगों को लगता है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, फैक्ट्स होते हैं। इन्होंने आरबीआई गवर्नर ने जब अप्रैल में बातचीत शुरू की थी, तो उस समय तक सरकार की मेज पर और आरबीआई गवर्नर की मेज पर यह जानकारी रखी हुई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में धंसने वाली है, क्योंकि उससे पहले फरवरी तक के क्वार्टर के नतीजे बहुत खराब थे। पर जैसा होता है ना कि राजनीतिक रूप से करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हमेशा अर्थव्यवस्था में यह दुविधा देखेंगे कि शुरुआती समय में जब संकट शुरू हो रहा होता है, तब उसे पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ बताने की कोशिश की जाती है, पर जब चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसके बाद वो सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। अप्रैल में यह लग रहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद मई जून में जब आत्मनिर्भर पैकेज की बात हुई, तो लगा कि उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी है। एक, ये मंदी गहरी और लंबी है, जो बात हम लगातार अर्थात में या ललन टॉप पे चर्चाओं में पिछले वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि भारत के ढांचे में, आर्थिक ढांचे में समस्या है, और ये कोविड हमारे लिए कोढ़ में खाद जैसा है कि एक तो हमारी टांग टूटी थी, ऊपर से हमारे ऊपर कोविड गिर पड़ा। तो ये दूसरी गहरी समस्या जो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही, और ये कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था, यहाँ ये भीड़ ही है ना इतनी बड़ी, यही जो खपत करती है, इसी पे इकोनॉमी चलती है, यही जो हम लोग खाते पीते खरीदते हैं, यही हमारी इकोनॉमी की जान है, स्ट्रेंथ है। 60% जीडीपी हमारा इसी से निकलता है, और कंजम्पशन टूट चुका है। आरबीआई ने ये बात मान ली, हालांकि कंजम्पशन टूटने की बात पिछले साल दिसंबर से शुरू हो गई थी, नवंबर दिसंबर से, जब से अक्टूबर से हमने देखा था कि मेजर सेल्स डाउन होना शुरू हुई थी, और आखिरी तिमाही सबसे खराब थी पिछले साल की, कोविड से पहले की। तो आरबीआई ने आज उस पर मोहर लगा दी। ये साहस स्वीकार कर आरबीआई के कहने के बाद फिर कल निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को भी स्वीकार करना पड़ा कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। पहली बार, हाँ, एक्ट ऑफ गॉड और कॉन्ट्रैक्शन की बात उन्होंने कही। और
दूसरी चीज जो आरबीआई गवर्नर ने स्वीकार की और मानी, जो स्पष्ट रूप से अब देश के सामने आ गई है, कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के पास पैसे नहीं है, उनके फंड्स बुरी तरह टूट चुके हैं। ये बात भी हम लगातार कह रहे हैं कि बजट्स बुरी तरह घायल हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें रिवाइव करने, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा डालने की जरूरत है। पैसा डालने के लिए आपको एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सारी चीजों का निजीकरण करना पड़ेगा, जो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के बाद अब एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है, जो बात मार्च अप्रैल में कही जा रही थी, जो बात हम अपने कार्यक्रम में बराबर बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जीरो से नीचे चली जाएगी। वो कितनी जाएगी आरबीआई ने ये नहीं बताया, लेकिन हम एक लंबी मंदी में धंस चुके हैं, इससे निकलने का रास्ता थोड़ा लंबा है और पेनफुल है। ये आरबीआई की रिपोर्ट बताती है, और ये रिपोर्ट तब आई है, ध्यान रखना जरूरी है, जब 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज आ चुका है। आरबीआई खुद 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में छोड़ चुका है। उसके बाद जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई, ऐसा सीएमआई ने हमें बताया है। ये पहला सच है। अब इसकी रोशनी में सरकार की नीतियां कैसे बदलेंगी, सरकार नए सिरे से क्या कर सकती है, हम कितनी लंबी मंदी में जाएंगे, ये 5 क्वार्टर चलेगी, 6 तिमाही चलेगी, 7 तिमाही चलेगी, लोगों की कमाई और रोजगार कैसे लौटेंगे, इस पर अभी सरकार को स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करना या बताना है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, ये बताइए कि जी ये बताइए कि अंशुमान जी को सुनकर लग रहा है कि देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो या तो कोविड का संकट है, या कोविड की वजह से जो एक बड़ा संकट पहले से गहरा रहा था और बड़ा हो गया, अर्थव्यवस्था का संकट है। लेकिन मीडिया में और लोगों की चर्चा में इस संकट का जिक्र कहीं दिखता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों नहीं दिखता है? आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेट से करते हैं, पॉलिटिशियन से करते हैं, मंत्रियों से करते हैं, क्यों इस पर बात नहीं हो रही? इस पर तो हमेशा रात दिन बात होनी चाहिए, ये तो कंसर्न नंबर 1 होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? मिस्टर सौरभ द्विवेदी, इसका ये इस वजह से है कि आप टीवी ज्यादा देखते हैं। आप टीवी थोड़ा कम देखा करिए, टीवी न्यूज। अगर आप नहीं एक बार सुनिए, आपने सवाल पूछा, सुनिए। अगर आप बिजनेस चैनल्स देखें तो कई बिजनेस चैनल्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वो भी मार्केट ड्रिवन चैनल है, इसलिए वो आपको पहले बताएंगे कि सेंसेक्स कितना ऊपर गया, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है। एक दूसरी टीवी न्यूज, आप जानते हैं आजकल सनसनी के दुनिया में है, आजकल रिया चक्रवर्ती के दुनिया में है और रुपए की दुनिया में नहीं है। रिया ओवर रुपया, ये हमारी तकलीफ है, मैं मानता हूं, और ये हमारी कमजोरी है टीवी की। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजदीप सरदेसाई का नया जुमला, रिया ओवर रुपया। नहीं, मेरा नहीं, मैं टीवी न्यूज की बारे में खास करके कुछ चैनल जो है बार बार यही चलाते हैं। नंबर 2, तीसरी बात जो है, जो मैं आपके सामने रखना चाहिए, अखबारों में आ रही है, कई महीनों से आ रही है। मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं। मैं मुंबई में हूं और मैं चलने गया था मरीन ड्राइव सुबह। वहां 2 तरह के लोग मिले, एक जो मुझे रोककर कह रहे हैं मैंने आपका रिया इंटरव्यू देखा, और दूसरे जो मेरे साथ में मिले, मेरे कुछ पुरानी साथी जो बिजनेस में है, वो मुझे कहते हैं राजदीप जी आप ये इकोनॉमी पर क्यों नहीं बात कर रहे? अगर वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड कहती है कि भगवान ने ये कोरोना करवाया इसलिए हम राज्यों को पैसा नहीं दे सकते जीएसटी का, तो कल हम भी कहेंगे कि हम हमारे सप्लायर को पैसा नहीं दे सकते। हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार पैसा नहीं दे पा रही राज्यों को, तो हम कैसे देंगे अपने सप्लायर्स को? और आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इकोनॉमी पर बात करना जैसे अंशुमन जी कर रहे हैं, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए वाकई आपको इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, जो बिजनेस पेपर्स में मैं देखता हूं या अंशुमन जी जैसे पत्रकारों में देखता हूं। हम जो है ना, ये जो पॉलिटिकल पत्रकार है, हम या तो फंस जाते कि कांग्रेस में ये हुआ, कांग्रेस में वो हुआ, या तो हमारे जो न्यूज रूम में ये चलता है कि कहां हमें टीआरपी ज्यादा मिलेगी, और वहां फिर रिया ओवर रुपया। ये बड़ी तकलीफदायक चीज है। और मैं बार बार आपको एक बात मैं कहूं, मंडे से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं इकोनॉमी पर। उस सीरीज को शुरू करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है न्यूज रूम में, कि नहीं ये भी बहुत महत्व है। और अच्छी बात है कि इंडिया टुडे ने कहा कि नहीं करिए राजदीप, लेकिन कई दिनों का, और इंडिया टुडे मैगजीन का भी कवर जो है इकोनॉमी पर है। मैं ये कह सकता हूं, अरुण पुरी ने, मैंने कल इंटरव्यू किया सौरभ जी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सुब्रमण्यम का,
उसके पहले कौशिक बासु का किया। दोनों इस हफ्ते नहीं चले हैं क्योंकि इतनी सब भागदौड़ रिया पर थी, पर अगले हफ्ते चलेंगे। और दोनों इंटरव्यू इंडिया टुडे मैगजीन में अरुण पुरी ने मुझसे कहा जरूर मैं छपवाऊंगा, और छपवाए भी हैं। ही आस्क्ड फॉर अ फुल ट्रांसक्रिप्ट। तो कई लोग हैं जो जान गए हैं, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार जो है, मैं कहूंगा, आप मुझे वरिष्ठ कहे या ना कहे वो बात अलग है, अरुण पुरी जरूर वरिष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार जान गए हैं कि इकोनॉमी इज द की इश्यू। सबसे बड़ा, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रिया की स्टोरी आएगी जाएगी, रुपया की स्टोरी रहने वाली मेरा है। सवाल दरअसल सिर्फ टीवी और मीडिया को तो अपनी समीक्षा करनी ही चाहिए अगर उनको रेलेवेंट रहना है। मेरा सवाल ये था, और अंशुमान जी फिर आपकी तरफ लौटूंगा, पब्लिक के बीच ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? आर दे नॉट फीलिंग द हीट? सर एक मिनट, बिफोर यू गो टू अंशुमन, मैं ये कहूंगा, ये जो लोग मुझे आज रास्ते पर चलते हुए मिले, ये भी नागरिक हैं भारत के। जी। आप बिजनेसमैन हैं, छोटे हैं बिजनेसमैन, कुछ बड़े हैं, कुछ नहीं, राजदीप, व्हाट यू मेंशन्ड इज वेरी इंसाइटफुल। यू आर वेरी, दैट वाज इंसाइटफुल कि हाफ ऑफ द पीपल वर सेइंग कि आई वॉच्ड रिया इंटरव्यू एंड हाफ ऑफ देम सेड व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी? आई एग्री। नहीं, डिबेट जो हो रही है वो रिया पर नहीं हो रही है। रिया पर आप देख रहे हैं, लेकिन डिबेट आर्थिक स्थिति पर हो रही है। जो वाकई जिनको नुकसान हो रहा है वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल राजदीप जी यही है कि नुकसान सिर्फ कारोबारियों को नहीं हो रहा है, ये असर बिल्कुल आम जनता पर, गरीब तक पर है। अंशुमान जी, पर क्या करें? हाँ, देखिए, आम लोगों के बीच ये सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा है। सवाल है ना कि जो राजदीप कह रहे हैं, हमारे न्यूज रूम की बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो वहां तक जाए और समझने की कोशिश करे कि हो क्या रहा है। आप ये बताइए, आप अपने संस्थान में, अपने आसपास के संस्थान में जॉब कट्स और सैलरी कट्स देख लीजिए। आप सीएमआई का नंबर कहता है कि एक महीने में 50 लाख सैलरीड लोगों के जॉब गए। करीब 2 करोड़ लोग केवल अप्रैल से और जुलाई अगस्त तक सैलरीड लोगों के जॉब गए। क्या वो है नहीं हमारे आसपास बिखरे हुए हैं? आप अपने घर में अपने काम वाले से पूछिए, अपने बगल के लोगों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो यहां से वापस गांव चले गए। ये हमारी प्रायोरिटीज का सवाल है। जैसा राजदीप कह रहे हैं, चूंकि हमारी प्रायोरिटीज इससे डिसाइड होती है कि हमें समझते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं। इसका कोई मैट्रिक्स तो है नहीं कि लोग यही देखना चाहते हैं। अगर आप बेकारी गरीबी की बात करेंगे, अगर आप कारोबार ध्वस्त होने की बात करेंगे, तो लोग वो ज्यादा देखेंगे। और जिस एक्ट ऑफ गॉड की बात कल वित्त मंत्री ने की है, इंडिया की इंडस्ट्री अप्रैल से उसको लागू कर रही है। देश के सारे बड़े मॉल्स में, जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें जो काम करने वाले ब्रांड्स हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उन्होंने फोर्स मेजोर्स में नोटिस दे दिए हैं। फोर्स मेजोर एक क्लॉज होता है जिसके जरिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा या प्रत्याशित चीज आती है तो आपको उसका किराया नहीं चुकाना होगा। और इसलिए हमने पूरी इंडिया टुडे में स्टोरी की थी कि देश भर की अदालतों में ओनर्स के बीच में और सप्लायर्स के बीच में मुकदमे शुरू हो चुके हैं कि उनका मानना है कि उनका कहना है कि जब बैंक हमारा कर्ज डिफर कर रहे हैं तो अब हमारा किराया क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। पीछे सप्लायर कह रहा है कि हमारा माल आगे नहीं बिक रहा है तो अब हमसे पैसा क्यों नहीं दे रहे। ये सारी डिबेट शुरू हो चुकी। हमारे न्यूज रूम जो अपने आप को बहुत जागृत बताते हैं और कहते हैं कि धड़कन उनकी उसके पास है, वो वहां तक जाते ही नहीं है। उनके पास ये खबरें आ ही नहीं रही हैं जो खबरें लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। नहीं, खबरें आ रही है अंशुमन जी। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आर्थिक स्थिति पर अगर आपको गंभीरता से डिबेट करना है या इस पर आपको एक तरह से विश्लेषण करना है तो उसमें सनसनी नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो मॉडल आ गई है उसमें मुझे लगा, और ये तो मीडिया की बात, लेकिन जनता में जो बड़ा सवाल मुझे लगता है सौरभ जी कर रहे हैं कि जनता में रोष क्यों नहीं है। और ये सवाल का जवाब, रोष हो, चर्चा हो, कंसर्न हो, क्योंकि सरकार तो वही दबाव देती है। आप और अंशुमन जी ज्यादा जानते हो। मुझे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इतनी संकट नहीं है। उनका कहना है मनरेगा की वजह से, अन्य जो सरकारी स्कीम्स है, वहां आज वो हालत नहीं है जो शहरी इलाकों में, ये उनका कहना है, और इसलिए वहां रोष नहीं है। और शहरी संकट 2 तरह का है। एक तो है कि जीविका का संकट नहीं है, भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी इकोनॉमी सिर्फ पेट भरने की इकोनॉमी है या आपकी इकोनॉमी कंजम्पशन की इकोनॉमी है कि जो मजदूर है वो उम्मीद करे कि भाई मैं मोटरसाइकिल खरीद लूं, मझोला किसान कहे कि मैं ट्रैक्टर खरीद लूं, शहर में मकान बनवा लूं। आपकी तो इसकी इकोनॉमी है ना। मैं एक बात कहूं, राजदीप ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से बात की, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ग्रामीण व्यवस्था में संकट कैसे नहीं है। अभी 6 महीने पहले तक तो आप लोगों को वजीफा दे रहे थे, रूरल एरिया में डिस्ट्रेस की बात कर रहे थे, आप
एमएसपी बढ़ा रहे थे 6 महीने पहले तक। ये कह रहे थे किसान, नीति आयोग का पर्चा ये कहता है जो 2017 में आया है कि भारत में 80% किसानों की मासिक आय 6,000 रुपए 7,000 रुपए, ये नीति आयोग का पेपर कहता है। और आप कह रहे हैं कि जहां से निकले हुए 15 करोड़ लोग जो शहरों में रोजगार पा रहे थे वो वापस गांव में पहुंच गए और गांव में उससे अमन चैन आ गया। अगर गांव में उनको नौकरी मिल रही होती, काम मिल रहा होता, तो शहर भागकर क्यों आए होते। सवाल ये कि उसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन सही नहीं है। जब हम वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखते, हम वो फैक्ट्स ही नहीं रखते। सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि 80% किसान भारत में 1 एकड़ से कम जोत के हैं और उन्हें 80,000 रुपए साल में बचता है, 6,000 रुपए। आप बताइए, अगर उनका बच्चा 6,000 रुपए पर खा नहीं सकता गांव में, और हम कह रहे हैं कि वो रूरल इकोनॉमी जिसका जीडीपी में 18% हिस्सा है, वो इंडिया को इस कॉन्ट्रैक्शन से निकाल लेगी जो 10% का कॉन्ट्रैक्शन है, जीरो से नीचे का। फैक्ट्स ये हैं। जब आप फैक्ट्स ये सरकार के सामने रखेंगे तब आप सरकार से वो जवाब मांग पाएंगे जो मांगने की जरूरत है। एक नैरेटिव हमारा है, एक नैरेटिव उनका है। उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो तथ्य सरकार के हैं वो नैरेटिव नहीं, आपकी बात लेकिन सही है। लेकिन मैं एक कहूं, उस इंटरव्यू को मैंने आरबीआई रिपोर्ट के बैकड्रॉप में कहा था, कल सुबह किया था जीएसटी मीटिंग के पहले। तो एक्ट ऑफ गॉड का सवाल नहीं था, लेकिन आरबीआई रिपोर्ट का सवाल था। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को मानना पड़ा कि आज की तारीख में सिचुएशन गंभीर है। ये जो अब तक सरकार डिनाइल में थी, मुझे लगता है उस आरबीआई रिपोर्ट के बाद, और सोमवार को जीडीपी नंबर भी आएंगे, और जो जीएसटी मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा उसके बाद आपसे मेरा ये कहना है राजीव जी, ये डिनाइल का मूड सरकार का डिनाइल 2 स्तर पर है। एक तो संस्था के लेवल पे डिनाइल है कि आपने कुछ पॉलिसी गड़बड़ बनाई या करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। जो जनता की तरफ से एक प्रेशर आता है ना कि अरे भाई इसमें कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अंततः तो सबको सत्ता की चिंता है, तो वो जनता की तरफ से भी प्रेशर आता उतना दिख नहीं रहा। मैं आपसे अंशुमान जी, मेरा सवाल ये है इस मसले पर, देन वी विल स्विच टू जीएसटी। आरबीआई ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी है सरकार को कि भाई ये तो समस्या होगी कि आपकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। समाधान पर बात कर लेते हैं, क्या है आपके हिसाब से दुरुस्त समाधान? आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट समाधान बताया है। कंजम्पशन टूटा हुआ है क्योंकि लोगों की कमाई टूटी हुई है। आप ये सोचो कि सरकार अपनी 2 बड़ी रोजगार स्कीमों में कितनी दिहाड़ी मजदूरी दे रही है, 180 रुपए और 150 रुपए, और भारत में न्यूनतम वेज कितना है। मतलब सरकार अपनी स्कीमों में जो न्यूनतम वेतन तय किया, न्यूनतम मजदूरी तय की गई, उससे कम मजदूरी देने की स्थिति में है। तो आरबीआई को ये पता है, अगर आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ी है तो उसको मालूम है कि कंजम्पशन के लिए लोगों की कमाई बढ़ना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों की, जिनकी नौकरी बची है, उनकी तनख्वाहें कट गई है 25 से 30%, और जिनकी तनख्वाहें नहीं कटी उनकी नौकरी चली गई है। तो उनका कहना यह कि आरबीआई का कहना है कि सरकार सिस्टम में पैसा डाले, सरकार इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्टमेंट लोगों के हाथ में पैसा रखने से लेकर, प्रोजेक्ट लगाने से लेकर, रोजगार देने तक के लिए हो सकता है। पर आरबीआई का उसमें कैविएट है, वो कहता है कि सरकार के पास तो पैसा है नहीं, सरकार के पास तो इतना भी पैसा नहीं कि 97,000 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे सके। उसके लिए वो कह रही कि स्टेट गवर्नमेंट जाके आरबीआई से कर्ज लें। तो सॉल्यूशन आरबीआई ने दिया है कि आप एसेट्स को सेल कर दीजिए, जितनी सरकारी एसेट्स है उनका मोनेटाइजेशन शुरू करिए, उनको बेचना शुरू करिए, एयरपोर्ट बेचिए, सी पोर्ट बेचिए, पीएसयू बेचिए। तो हम घूम के वापस वहां आ गए कि सरकार के बजटों में पैसा नहीं है, और धीमे धीमे आरबीआई कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीजें लंबी जाएंगी, अपनी व्यवस्था से ये स्लो डाउन खत्म होगा। सरकार अभी तत्काल इसमें कोई ऐसा विटामिन नहीं लगा सकती जिससे कि एकदम इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्शन में खड़ी हुई है वो सडनली 6 महीने के भीतर -8% से +8% यानी 16% का जंप ले ले, 8% जीरो से नीचे का और 8% से ऊपर का आ सके। तो आरबीआई वी शेप की थ्योरी नहीं मान रहे हैं जो हमें गवर्नर साहब ने दी थी। गवर्नर साहब ने दी थी थ्योरी अप्रैल में। बहुत सारे लोग वी शेप की थ्योरी दुनिया में दे रहे थे, कोई डब्ल्यू शेप थ्योरी भी दे रहे थे, कुछ लोग यू शेप थ्योरी भी दे रहे थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद वास्तविकता का एहसास हुआ है सरकार को भी और उद्योगों को भी। जितनी नौकरियां सौरभ अप्रैल और मई में नहीं काटी गई, उससे ज्यादा नौकरियां जुलाई और अगस्त में काटी गई, क्योंकि वहां पर आकर उद्योगों को ये समझ में आया कि अगला 1 साल बीतने वाला कैसा है, और उसके बाद उन्होंने 1 साल का हिसाब लगा के उसको अपने पूरे एक्सपेंडिचर को मैनेज किया। आरबीआई ये भी तो कहता है कि रोज रोज की बंदी और ये जो एडहॉकिज्म है कि कभी सोमवार बंदी कभी शनिवार बंदी, जब तक कि स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि लॉकडाउन कहां कितना होगा, तब तक इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो सिचुएशन अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी की तरफ है। उस अनसर्टेनिटी की स्थिति में आरबीआई ने कम से कम हमारा जहन तो साफ करने की कोशिश की है। काफी लानत मलामत के बाद, पिछले 3, 4, 5 महीनों में तमाम सवाल पूछने के बाद, कम से कम देश का केंद्रीय बैंक स्पष्ट रूप से बता तो रहा है आपको कि वास्तविकता ये है। देखिए, मैंने ना केवल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इंटरव्यू किया, उसके पहले मैंने कौशिक बासु जो
पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन इससे दुगना होने वाला है। उनका कहना है कि असली जो चैलेंज अब आएगा, जब लॉकडाउन खत्म होगा, चैलेंज और बढ़ेगा। देखिए, आज लॉकडाउन की वजह से जनरल जो बिजनेस है वो सेंटिमेंट लो है, लेकिन लॉकडाउन जब लिफ्ट होगा तब आपके सामने असलियत आएगी कि तब कुछ कंपनियां कहेंगी इसका इस बिजनेस से हटना है, इस बिजनेस में डाउनसाइज करना है। आज लॉकडाउन की वजह पूरा बिजनेस भी एक तरह से लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन उठेगा तब हमें पता चलेगा वाकई कॉन्ट्रैक्शन कितना है इस इकोनॉमी। कंजम्पशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी मेरे इंटरव्यू में माना कि आज लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप और ये जैसे अंशुमन जी ने कहा, ये कोई लॉकडाउन से शुरुआत नहीं हुई है। कंजम्पशन जो था वो पिछले साल से ही प्रॉब्लम हो रहा था। सो अनलाइक अदर कंट्रीज बाकी, तो मुझे लगता है इसमें हमारी जो समस्या है वो गंभीर है। और पहली बार मुझे लगता है अब सरकार ये मानने लगी, जब आप कहते हैं कि जनता में रोष क्यों नहीं है, अगर आप एक बार बार फील गुड फैक्टर की बात करेंगे तो जनता को भी कहीं ना कहीं आप गुमराह करते हैं कि डोंट वरी, बी हैप्पी, कि कल कुछ ना कुछ होगा। अब सरकार को वाकई डिनायल मूड से हटने का मौका मिला है, और ये जब तक आप डिनायल में रहे ना तो आप जनता को कहीं ना कहीं लुभा सकते हैं। ये इश्यू, नया इश्यू, कुछ ना कुछ और चीज आ जाती है। मैं तो कहता हूं रिया इज अ डिस्ट्रैक्शन। ये जो रिया भी जो सरकार के आज बताइए, इतने एजेंसीज आए हैं इस केस में ताकि बार बार कुछ ना कुछ वो स्टोरी बने। राजदीप जी आएंगे उस विषय पर आएंगे। अभी आर्थिक मसलों पर बात कर ले। मुझे गुस्सा है, सवाल बड़ा अच्छा है आप कर रहे हैं। I got your point, राजदीप जी। I appreciate कि नेता नगरी कर रहा है। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये। अंशुमान जी, जीएसटी काउंसिल का ये झगड़ा क्या है? हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, वो उनका पहला सवाल ये होता है कि भाई साहब ठीक है, केंद्र राज्य झगड़ रहे हैं, इसमें हमसे क्या, सानू की हमसे यह मतलब है कि जीएसटी की जो बेसिक प्रीमाइस थी, जो जीएसटी का जो बेसिक आधार था वो क्रैक कर गया। दरअसल मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पहला सवाल ये है कि इस मंदी को जीएसटी झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। जीएसटी एज ए रिफॉर्म इस मंदी में सस्टेन भी करेगा कि बिखर जाएगा। उसकी वजह यह कि जीएसटी जिन दो बड़े पिलर्स पर खड़ा था, बनाया गया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, उसमें एक पिलर ये था कि केंद्र सरकार जितना भी नुकसान राज्यों को जीएसटी लागू करने से होगा उसके पैसे की भरपाई करेगी। उसी को मरहूम जेटली साहब का मैजिक फार्मूला कहा गया था, जिसके जरिए उन्होंने सारे राज्य सरकारों को एक साथ बिठा लिया था और एक तरीके का बीमा कर दिया था। और क्या बीमा कर दिया था कि सिर्फ आपका नुकसान ही नहीं, उसके ऊपर जो बायोंसी यानी जो ग्रोथ है 14% की, वो भी दी जाएगी। ये समस्या पिछले साल से आना शुरू हो गई, क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू तो कभी उस स्थिति में नहीं आया जो जीएसटी काउंसिल ने शुरुआत में सोचा किया था कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रन रेट होगा, वो कभी नहीं आया। तो जीएसटी उसके बाद आज ये स्थिति, तो ये जो बेसिक फार्मूला था, इस फार्मूले ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाया था। इस भरोसे के साथ राज्य सरकारों ने केंद्र को टैक्स लगाने के अपने अधिकार सौंपे थे, जीएसटी काउंसिल को सौंपे थे कि उनको अगर 5 साल तक नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। इस बात का एहसास पहले ही 6 महीने में केंद्र सरकार को हो गया, इसलिए जीएसटी के ऊपर एक सेस लगा दिया गया जिसका नाम कंपेंसेशन सेस था। तो पहली प्रीमाइस जो थी कि राज्य सरकारों को होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी, वो टूट गई। कल केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि 97,000 करोड़ हम दे सकते हैं और वो भी हम नहीं देंगे, आप जाके आरबीआई से कर्ज ले लीजिए। इस कर्ज का मतलब है कि राज्य सरकारें पहले से कर्ज में दबी हैं, वो पहले अपने खर्च के लिए कर्ज लेती थी, वो अपना जो टैक्स वो गंवा रही हैं उसके लिए भी कर्ज ले। तो पहली प्रीमाइस इस तरह से टूटी। दूसरी प्रीमाइस जीएसटी का दूसरा आधार यह था सौरभ कि जीएसटी आएगा तो टैक्स रेट कम होंगे, टैक्स रेट कम होंगे तो 90% से 80% लोग इसका कंप्लायंस में आएंगे, लोगों के पास सस्ता माल पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। याद कीजिए वो दिन जब जीएसटी के बिल लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालते थे, अब कोई नहीं डाल रहा है क्योंकि कंप्लायंस टूटकर आधा रह गया। टैक्स रेट घटने के साथ डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि मंदी ने हमको उसके तत्काल बाद पकड़ लिया। हमेशा टैक्स रिफॉर्म्स सफल नहीं होते अगर मंदी सर पे खड़ी हो, क्योंकि डिमांड वैसे भी कम हुई। तो दूसरा जो प्रीमाइस था कि इससे ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू आएगा, डिमांड बढ़ेगी, वो दूसरा प्रीमाइस टूट गया। अब यहां आकर जीएसटी एक लॉकजाम, एक डेडलॉक में खड़ा हुआ है। डेडलॉक ये है कि इस 7 दिन के जो फार्मूले के बाद जब राज्य सरकारें लौटेंगी तो 3 काम होंगे। राज्य सरकारें आने वाले 6 महीनों में अपने यहां नॉन जीएसटी टैक्सेस बढ़ाएंगी क्योंकि उनको उतना पैसा नुकसान का जीएसटी का केंद्र सरकार से नहीं मिलना है। तो नॉन जीएसटी टैक्सेस बढ़ सकते हैं। नॉन जीएसटी टैक्सेस का मतलब जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन है,
जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, यूटिलिटीज के बिल हैं, बिजली के, पानी के, बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के, इनके पैसे, क्योंकि उनको पैसा आम आदमी पर असर पड़ेगा, मतलब वो, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तो एक तो वो जो नुकसान उन्हें होगा केंद्र सरकार से पूरा 2,35,000 करोड़ का कंपेंसेशन ना मिलने के कारण, उसके कारण वो बढ़ोतरी करेंगी। ये बढ़ोतरी कोविड के बीचों बीच शुरू हो गई थी। ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया था, कई राज्यों ने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाए थे, कई राज्यों ने बिजली की तरह महंगी की थी, ये चीजें हो चुकी थी। दूसरी चीज ये कि राज्य सरकारें अगले 1 साल तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट या खर्च करने की स्थिति में नहीं होंगी, क्योंकि जितना कर्ज वो ले रही हैं वो उससे वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटना और बेसिक सर्विसेज चला पाएंगी। इसलिए जब आरबीआई ये कह रहा है कि मंदी लंबी चलेगी, तो वो ये एसेस कर रहा है कि राज्य सरकारों को जितना राजस्व आने वाला था, अगर राज्य सरकारें 1 रुपया खर्च करती थी साल में, तो उसमें से 35 पैसे उनको केंद्र सरकार से जीएसटी रेवेन्यू के तौर पर आता था। और उस 35 में से अगर उनको 15 पैसा मिलेगा, तो वो 25 पैसे कहीं से बचाने की कोशिश करेंगी। उसका असर अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश पर पड़ेगा। तो जो फार्मूला आरबीआई की रिपोर्ट में इकोनॉमी को मंदी से उबारने का है, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद डिफीट हो जाता है। और आखिरी बात, यहां से के बाद जीएसटी का भविष्य क्या है? जीएसटी की जो राजनीतिक सहमति थी वो इस बात पर निर्भर थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के नुकसान का खर्चा उठाएगी। अब वो राजनीतिक सहमति बिखर गई, क्योंकि जो भारत का राजनीतिक भूगोल था वो भी बदल गया। जीएसटी काउंसिल फ्रैक्चर्ड है, बटी हुई है। अगर मंदी आगे बढ़ी तो राज्य सरकारें इस बात पर बाध्य हो सकती कि वो जीएसटी का अनुशासन ना माने, वो अपने लेवल पर टैक्स बढ़ाना शुरू करें। वैट में हमने ये देखा था कि कुछ समय तक वैट ठीक चला, फिर राज्य सरकारों ने अपने तरह से टैक्स के रेट्स डिसाइड करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को अगर इसे बनाए रखना है और उतना कंपेंसेशन देते रहना है जितना कंपेंसेशन दिया गया, और इसे बढ़ाना पड़ेगा। जितना नुकसान 2 साल हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंपेंसेशन का फॉर्मूला एक्सटेंड करना पड़ेगा 5 साल के आगे। तो केंद्र सरकार के सामने और कोई रास्ता नहीं है सौरभ कि वो जीएसटी की रेट ऊपर बढ़ाए या जीएसटी का नया सेस लगाए या सेस के दायरे में नई चीजें लेकर आए। मतलब कुल मिला के कंजम्पशन भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ने वाली है। ये जो फिक्स है, ये जो जटिलता है, इस जटिलता के कारण जीएसटी फंस गया है। तो अब जीएसटी का भविष्य पे करीब से निगाह रखनी होगी कि अगली जीएसटी काउंसिल में क्या होता, कितने राज्य साथ में खड़े होते। राजनीतिक रूप से जीएसटी काउंसिल बिखर गई है और बटी हुई है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। राजदीप सर मैं इसके पॉलिटिक्स पे आता हूं जी। इसके पॉलिटिक्स साफ है। आप देखिए पिछले 2-3 सालों से कई दक्षिण के राज्य हैं जो बार बार कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन के बाद हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है, क्योंकि हमने आबादी पर कंट्रोल किए हैं, हमें कई सोशल पैरामीटर्स को कंट्रोल किया है, लेकिन पैसा जा रहा है उन राज्यों में जहां आबादी बढ़ रही है, क्योंकि वहां लोगों की जरूरतें ज्यादा है। और हमें मिलना चाहिए विकास के दायरे में, विकास के हिसाब से। ये शायद इसको इस तरीके से कहा जाना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है स्टेट, सर वो उनको उतना सरप्लस में नहीं मिल रहा है। उन्हें इस तरह से समझिए, उन्हें स्लैब रखा था, उन्हें इस तरह से समझिए कि जो ज्यादा टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को, उन्हें उसका हिस्सा उतना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और जो टैक्स कम जुटाकर केंद्र सरकार को देते हैं, उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। तो ये कई सालों से अब चल रहा है। आपने देखा होगा चंद्रबाबु नायडू जब आंध्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इशू उठाया था। थॉमस आइजैक जो केरल के वित्त मंत्री है, उन्होंने इसको उठाया है। जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी, उन्होंने ये उठाया था। कहीं ना कहीं एक आप देखिए दक्षिण वर्सेस उत्तर हो रहा है कि जो प्रोग्रेसिव द हायर स्टेट्स विच कलेक्ट मोर टैक्स रेवेन्यू, जो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जो मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं, उनको लगता है कि उनको अपने जो विकास जो उन्होंने किया है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया, उसको उनको हिसाब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आप देखेंगे भाजपा पूरी तरह से पार्लियामेंट में सक्रिय है, 300 से ज्यादा उनके एमपीज है, लेकिन राज्यों में आप देखेंगे कई नॉन बीजेपी राज्य हैं। फिर वो राज्य आप धीरे धीरे साथ में आ रहे हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं कुछ भाजपा राज्यों पर भी। आप देखिए सुशील मोदी के कमेंट्स देखिए, कई भाजपा के राज्यों की, वहां बिहार में चुनाव है, वो भी जानते हैं कि ऐसी समस्या अब आ रही है कि अगर कल केंद्र सरकार हाथ खड़े करती है और कहती है हम आपको अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, तो वो अपने ग्रुप्स बना रहे हैं। तो एक सेंटर स्टेट हमारे जो फेडरल ढांचे के लिए ये बहुत खतरनाक चीज है। जब जीएसटी हुआ तो हमें लगा ये ग्रेट एग्जांपल है, एक उदाहरण है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम साथ आए। पर आज ये पता चल रहा है क्योंकि सेंटर जिस तरह से अभी भी कंट्रोल करता है, कई राज्य कह रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है।
और आप देखेंगे कई राज्य अब इसके विरोध में धीरे धीरे आएंगे और सेंटर और स्टेट के बीच टकराव बढ़ेगा। अब IIT JEE के बीच में लेकर टकराव बढ़ा है, उस पर बात करेंगे राजदीप जी, उस पर भी बात करेंगे। मेरा समय की कमी है। मेरा एक आखिरी सवाल और दोनों लोगों से त्वरित टिप्पणी, छोटी टिप्पणी चाहूंगा। मेरा सवाल ये है, राज्यों और केंद्र के बीच यदि टैक्स के बंटवारे को लेकर, आमदनी और खर्चे को लेकर इसी तरह का झगड़ा चलता रहा तो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? क्या मुख्यमंत्री जाके अपने राज्यों में कहने लगेंगे देखिए आप टैक्स देते हैं लेकिन हमको केंद्र से पैसा नहीं मिला इसलिए मुझे बिल बढ़ाना पड़ा, या केंद्र के नुमाइंदे ये कहेंगे कि देखिए हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं, आपके पैसे से आपके राज्य नहीं दे रहे? वो टकराव इलेक्शन के फलक पर कैसे दिखेगा अंशुमान जी? इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बात राजदीप कह रहे हैं, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि भारत के राज्य जो हैं वो टैक्स के हिसाब से कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर स्टेट के बीच में बटे हुए हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कुछ राज्यों में सेंट्रलाइज और कंजम्पशन पूरे देश में फैला हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो हमेशा लूज करते हैं क्योंकि टैक्स तो वो जुटाते हैं। और इसीलिए जब शुरुआत में विवाद शुरू हुआ था, जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सबसे पहले GST के ढांचे पर आपत्ति की थी और फिर उसके बाद उनको समझा के इस फार्मूले को वर्कआउट किया गया था कि सबको बराबर नुकसान का की भरपाई की जाएगी। तो आर्थिक संकट आने वाले समय में राज्यों में और गहरा होने वाला है, उनके घाटे बढ़ने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकारें अगर गहरे संकट में हुई तो वो केंद्र सरकार से कहेंगी कि हमको जो टैक्स मिल रहा है वो ना मिले। कई जगह ये चर्चा है कि कई राज्य सरकारों ने GST काउंसिल की बैठक में कहा कि इससे तो पिछला टैक्स सिस्टम ज्यादा अच्छा था, उससे कम से कम उनको नुकसान तो नहीं होता। मेरा सवाल इसीलिए वो था कि सरकारें जब परेशान है तो वो अपनी जनता से क्या कहेंगी, उनका पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा? नहीं, वो तो ममता बनर्जी दे रही है। आप अच्छा। देखिए ममता बनर्जी का बंगाल में चुनाव आ रहा है। ममता आज GST मीटिंग के बाद आप जान लीजिए अगले कुछ महीने ये एक उनका लगातार, और वो पहले से कर रही है कि जो सेंटर है वो बंगाल के खिलाफ है। अब वो और कहेगी, उनको और एक तरह से एक वेपन मिल गई है कि मैं बार बार कहूंगी कि ये केंद्र सरकार की वजह से बंगाल के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच टकराव लगभग तय है। देखिए GST वाज डिजाइन्ड आई बिलीव फॉर अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। 7-8%, 10% जो हमारे जो सपने जो हमें दिए जा रहे थे, अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब अगर आप राज्यों को वो मुनाफा नहीं देंगे या वो रेवेन्यू नहीं देंगे वो जो जानते हैं, वो जरूर सेंटर को ये चुनावी मुद्दा बनाएंगे। ये बंगाल में चुनावी मुद्दा बनेगा। चलिए, चुनावी मुद्दे की बात तो है ही, पर ये देश से जुड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, खास तौर पर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार इसका समाधान निकाले और RBI की रिकमेंडेशंस पर न सिर्फ गौर करे बल्कि अमल भी करे। अंशुमान तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे दर्शक लगातार आपको संडे की सुबह, इतवार की सुबह आपके अर्थात कॉलम में देखते ही है। थैंक यू सो मच। नेता नगरी का तीसरा विषय है नीट और JEE के एग्जाम्स को पोस्टपोन किए जाने को लेकर। पिछले दिनों कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की बात कही, उसके बाद कहा गया कि कोर्ट में जाने का विकल्प भी खुला है। इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं, क्योंकि 1 तारीख से इन एग्जामों की श्रृंखला शुरू होनी है और उसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। राजनीति आपको क्या लगता है? अच्छा, आप सेल्फी खींच रहे थे क्या नेता नगरी में कि ऐसे आप दिखाएंगे ये देखो मैं नेता नगरी शूट कर रहा हूं? नहीं, मैं खींच रहा था कि बाहर मौसम, फिर से मैं कह रहा हूं, इतना सुहाना है, उसका एक पिक्चर ले रहा था मैं। बहुत सुहाना मौसम है। एकाग्रता का अभाव दिख रहा है राजनीति जी। नहीं यार, मैं दिखाता हूँ फोटो, अगर आपको दिखे। ये फोटो मैंने जो अभी खींची है, ये इसके आप देखिए ना, ये है फोटो, पूरा समुद्र नजर आ रहा है, देखिए। बहुत बढ़िया। बताइए, नीट और JEE के एग्जाम है, पोस्टपोन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताइए। एक तरफ तर्क है एकेडमिशियंस का और एक वर्ग का, इतने डाउनलोड हो गए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कह रहे हैं इतने डाउनलोड हो गए, 150 एकेडमिशियंस, सब मुझे हो जाएगा, प्रेशर है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और दूसरी तरफ है कि साहब बाढ़ की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत है। 2 पैरेलल तर्क चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं। देखिए, ये 50-50 सवाल है सौरभ, और मुझे लगता है कि ये सवाल आसान नहीं है। सरकार की तरफ से देखा जाए, देखिए 2 बार तो पोस्टपोन हो चुके हैं।
अब वो तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। अब आप कब तक पोस्टपोन करोगे? ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हम नवंबर में करना चाहते हैं। मैंने कहा कि नवंबर में कोविड की स्थिति बेहतर होगी? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन नवंबर में बाढ़ की स्थिति बेहतर होगी। तो मैंने कहा केवल बाढ़ के लिए आप चुनाव नहीं पोस्टपोन करवा सकते। हालांकि मैं जानता हूं कि बिहार चुनाव नहीं, एग्जाम देखिए, केवल बाढ़ की वजह से आप एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर सकते। हालांकि बिहार के कई राज्यों में, गुजरात में, यूपी में बहुत बाढ़ है और ये सितंबर का महीना बहुत खराब होता है। लेकिन नवंबर में कोविड की परेशानी नहीं होगी, कोविड की परेशानी रहेगी लेकिन बाढ़ की परेशानी नहीं होगी। तो शायद आप नवंबर तक पोस्टपोन कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। इसके आगे तो आप नहीं जा सकते। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो पूरा साल चला जाएगा। वेस्ट नहीं कर सकते जी। क्योंकि नहीं, एक कहा जा रहा है कि आप टर्म जो है वो बदल दीजिए, जनवरी से करवा दीजिए। 2021 जनवरी से नया टर्म शुरू होगा, नवंबर में आप एग्जाम कर दीजिए। ये एक, मुझे लगता है एक सोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसी भी पक्ष को। मुझे लगता है ये एक ऐसा मामला है सौरभ, जिसमें आपको हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए कि दिस वे और द हाईवे। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें, और अगर स्टूडेंट्स की जेन्युइन मांग है तो उसको केंद्र और राज्य सरकारें एडजस्ट करें। जैसे कई स्टूडेंट्स ने हमसे बातचीत में कहा कि साहब ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, तो आपने मजदूरों को फेरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की थी ना, आप अनाउंसमेंट कर दो कि भाई हर राज्य का ये, हर डिस्ट्रिक्ट का ये हेल्पलाइन नंबर है, अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, यहाँ पे इतनी बसें पार्क रहेंगी, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके कह दीजिए कि साहब हमें यहाँ जाना है और आपको हम फेरी करेंगे। एक वन टाइम सॉल्यूशन ये हो सकता है ट्रांसपोर्ट का जो इशू आ रहा है। दूसरा इशू आ रहा है कि सिक्योरिटी का, उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि साहब ये कहते हैं, वहां सेंटर में कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये कोर्ट में बयान दे देते हैं कि हम सब प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो आपको ये संस्थानों के लिए एक सवालिया निशान है कि देश के नागरिक, देश के छात्र उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा मसला है, तो उसको आपको फिक्स करना होगा। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस पूरे मामले का है कि आपने कभी भी डायलॉग शुरू नहीं किया है। ये संवाद का अभाव है। ये केवल आप दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स और जो एनटीए के लोग हैं या जो एचआरडी मिनिस्ट्री के लोग हैं, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, उनके जो बाबू है या उनके जो नेता हैं, वो ये निर्णय तय नहीं कर सकते। आपको इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कुछ राज्यों या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम है, वहां के लिए जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन हो कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जा रही है क्लासरूम में, ये अगर आप लोकल अफसर अधिकारी को एक तरह से साथ लेकर कर पाते तो दीज आर ऑल गुड सोल्यूशन। आपने बड़ा एक अच्छा सोल्यूशन रखा है। हेल्पलाइन का जो सिस्टम है कैन हेल्प। मुझे लगता है डिले के बजाय अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज ले सके जिससे आश्वस्त हो सके। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हर जो विद्यार्थी है उसको लगना चाहिए, मुझ में और किसी और विद्यार्थी में फर्क नहीं है। आज क्या हो रहा है, और मैंने एक प्रोग्राम किया था इस पर, आपको भी ज्यादा जानकारी होगी कि जो शहर में रह रहे हैं बच्चे वो तैयार है एग्जाम देने, लेकिन जो छोटे कस्बों में है, कस्बों के लोग वो कह रहे हैं कि मत कीजिए, हमारे कोविड और ये बाढ़ की वजह से हमारी स्थिति खराब है। मुझे लगता है ये वाकई एक समस्या है। ये नेशनल एग्जाम है। You have to have the same system for all. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि देश का शिक्षा विभाग इसकी तरफ ध्यान देगा। नेता नगीम, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जनता के सवाल। ओहो, जनता के सवाल आए हैं, भरपूर आए हैं। सबसे पहले तो वही सवाल पूछ लेते हैं जो एलिफेंट इन द रूम वाली बात है। हाँ, बता, कर दीजिए। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, हाँ, सब कोई इसके बारे में बात कर रहा था, हैशटैग चल रहे थे, नाना प्रकार के मेल आ रहे थे। तो पत्रकारिता की भाषा में एक शब्द होता है स्कूप, जब कोई आप बड़ी स्टोरी कर लेते हैं, बड़ा इंटरव्यू कर लेते हैं। राजदीप सरदेसाई, हाउ डिड यू मैनेज दिस स्कूप? Everybody wanted to interview her, but she agreed to appear on your show. मैं सच्चाई अब स्पष्ट, लेट अस पुट रिकॉर्ड स्ट्रेट। नेता नगरी में बिल्कुल साफ साफ बात होती है। हाँ, दो हफ्ते पहले मैं वॉक के लिए गया था, मुझे फोन आता है अननोन नंबर का। जब अननोन नंबर आता है अक्सर आप उठाते हैं। वो अननोन नंबर किसी रिया के फ्रेंड का था। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती आपके साथ बात करना चाहती है। मैंने कहा वेरी गुड, कहिए कब तैयार है? उन्होंने कहा हम बताएंगे, लेकिन हमें वकील से कंसल्ट करना है, तब तक सीबीआई या से उनकी बात नहीं हुई थी, हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता, ना ही मुझे इस केस में ज्यादा दिलचस्पी थी तब तक।
फिर एक हफ्ता बीता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने उस फ्रेंड को फोन किया। उन्होंने कहा हाँ लेकिन रिया इज सेइंग आफ्टर सीबीआई, तो मैंने, यानी सीबीआई की इंक्वायरी होने के बाद मैं बात करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तब के लिए तैयार हो। तब तक कई लोग बात कर रहे थे रिया के विरोध में, जितने भी वकील थे, पुलिस अफसर थे, आपके बिहार के डीजीपी, सब कह रहे थे। तो मैंने खास कहूं, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा चलिए जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी तब बात करेंगे। तब बुधवार को 4 और 5 के बीच में सौरभ भाई मैं सोता हूं 1 घंटे के लिए। उस दिन मैं 4:15 बजे सोने के लिए गया कि मुझे एक फोन फिर से आया अननोन नंबर से, आप अभी बंबई आ सकते हो। मैंने कहा बंबई, आप कौन है? मैंने कहा मैं रिया की वो फ्रेंड हूं, आप आ जाइए। मैंने कहा कहां? नहीं, रिया इज रेडी टू स्पीक, तैयार। मैंने कहा कब? तो उन्होंने कहा आप आज नहीं आ सकते। मैंने कहा 4:15 हो गए हैं और मैं बड़ा डरता हूं इस कोविड के जमाने में फ्लाइट लेने में, मैं कल आऊंगा। उन्होंने इट मे बी टू लेट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो मुझे फ्लाइट मिली 7:50 की स्पाइस जेट की। कई लोगों ने आप चिट्ठी लिखी, आपको चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया, आपको पैसे। तो मैंने कहा मैं स्पाइस जेट में मिडिल सीट, पीपीई इक्विपमेंट पहनना पड़ता है मिडिल सीट में। दोनों तरफ मेरे माइग्रेंट लेबर थे जो बेचारे आ रहे थे असम से। मैं पहुंचा मुंबई 10 बजे, 12 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ, 12 बजे रात को 2 बजे तक चला। मेरे साथ मेरे दोस्त साहिल जोशी भी थे, बंबई ब्यूरो के चीफ। देखिए मैंने उस दिन तक मैं कभी रिया चक्रवर्ती से ना मिला था, ना मैंने बात की है। बस उसके एक दोस्त से मैंने 2-3 बात की थी। उसके लॉयर से मैं संपर्क में हूं, सतीश मानेशिंदे को मैं कई सालों से जानता हूं। जब मैं मुंबई में रिपोर्टर था यहाँ, मैं वो एक यंग लॉयर थे और 92-93 केस में उन्होंने कई मामले उठाए थे, संजय दत्त का मामला उठाया था, तो मैं जानता था। लेकिन रिया को नहीं जानता था। इंटरव्यू हो गया, अगले दिन सुबह से चल गया। अब देखिए ये कभी कभी लक होता, अगर मैं 4:15 बजे सो जाता ना, वो कॉल साइलेंट पर रह जाता और मैं उसे उठाता नहीं। शायद वो लड़की किसी और चैनल को फोन कर लेती और कहती आप आ जाइए। उन्होंने मुझसे कहा आइए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप बिहार के डीजीपी का इंटरव्यू 50 बार करते हैं, विकास सिंह का इंटरव्यू जो लॉयर है सुशांत के फैमिली का, उनका 100 बार करते हैं। आप सबका इंटरव्यू करते हैं। कोई उनका जो कुक है वहां, कोई गार्ड है, बॉडी गार्ड है, सबका करते हैं। मैं रिया चक्रवर्ती का करूं और आप कहते हैं शेम ऑन आज तक, बॉयकॉट इंडिया टुडे, राजदीप दलाल है। अरे बॉस इसमें क्या है? मेरा जुल्म, आप उसे स्कूप कह रहे हैं, मैं तो आइसक्रीम स्कूप भी नहीं खाता हूं आजकल। ये मैंने इंटरव्यू किया, क्या मैंने क्या बुराई की? मैंने जो किया, मुझे लगता है सौरभ भाई, हर स्टोरी में 2 लोगों की, इस तरह की स्टोरी में दोनों पक्ष आने चाहिए। मेरा एक, और मैंने आप किसी से पूछ लिया 2 घंटे में कौन सा सवाल है जो नहीं पूछा गया? 69 questions were asked. 69. Great that you mentioned, because most of your critics were saying that you were leading the witness. Leading the witness. Let me tell you one thing, और ये मैं सबसे के सामने आज कहना, जब मैं उस समय रिया से मिला, मैं अपने क्वेश्चन लेके आया था और मैंने कहा रिया चक्रवर्ती आर यू रेडी? शी सेड हाँ। शी सेड आपने बहुत क्वेश्चन तैयार किए लगता है। मैंने कहा हाँ। तो आई सेड डू यू हैव अ प्रॉब्लम? ही सेड नो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट। आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए। मैंने एक सवाल भी उनके साथ शेयर नहीं किया था। आप कह रहे हैं लीडिंग द विटनेस, मैं आई एम डूइंग माय जर्नलिज्म। इन जर्नलिज्म जो क्वेश्चन होता है, आप उसे लीडिंग द विटनेस कहिए, मैं उसको कहूंगा कि आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ आउट द पर्सन। उस व्यक्ति से जो मैं निकाल सकूं। मैं आई एम नॉट ट्रीटिंग रिया लाइक अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ पुलिस इन्वेस्टिगेटर, आई एम अ जर्नलिस्ट। आई हैव टू गेट इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट ट्राइंग, मुझे कुछ लेना देना नहीं कौन इसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, इससे मुझे क्या लेना देना है? ये एजेंसी का काम है जांचने का। ये एजेंसी का काम है। मैं आप मुझे कह रहे हैं लीडिंग द विटनेस, ये क्या बात है लीडिंग द विटनेस? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके आलोचक कह रहे थे। अरे आलोचक, मेरे बॉस आलोचक, जैसे आप रिया के पास 49 सवाल लेके गए, वैसे ही मेरे पास जो सवाल आए मैं वो लेके। कैन आई टेल यू समथिंग? जितने भी पत्रकार है ना, वाकई जेन्युइन पत्रकार है, सबने मुझे इसका कहा है। आपने जर्नलिज्म में एक बार फिर से विश्वास खड़ा किया है कि हमें लगा पत्रकारिता केवल एक तरफा होती है, केवल लोगों को एक तरह से कटघरे में रखती है, केवल पहले से कहती है कि आप जो है दोषी है। सब पत्रकारों ने इस इंटरव्यू की सराहना की है। आलोचक कौन है? आपके आईटी मीडिया सेल, या जो नेता नगरी पे हमेशा एडिट करके आप और हमको कमजोर दिखाने की कोशिश कर। आलोचक होने चाहिए,
मुझे कोई डर नहीं। आपको इंटरव्यू अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, पर ये मत कहिए कि आपने दलाली की या आपने पैसे लिए। ये क्या है? आपने डील की। मेरी डील कहाँ है? मैं तो सोने जा रहा था 4 बजे जब ये इंटरव्यू मुझे मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन जवाबों से कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। हम पत्रकारिता में हम लोग को एक चीज सिखाई जाती है कि जो इल्जाम लगाए, जिस पर इल्जाम लगे, दोनों का पक्ष रखो। ये न्यूज रूम में सबसे कॉमन वर्ड है जो सुना जाता है कि वर्जन कहाँ है, जिसके बारे में बात हो रही है उसका पक्ष कहाँ है। ये हम लोग को बुनियादी चीज सिखाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई जांच रही है। हम भरोसा करते हैं, हमारा संस्थाओं पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जांच रही है। इसी नेता नगरी में हमने चर्चा की थी कि मुंबई पुलिस की हीला हवाली। मैं एक छोटी सी बात कहूं, अभी आप कह रहे थे ना, सॉरी, आप, मैं एक बड़े पत्रकार ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा है। आप कहते हैं कि सब आपके गेम चेंजिंग इंटरव्यू एवर दिस वाज वन। A lot of what she told you is easily verifiable. आप उसकी जांच कर सकते हैं। आप जो उन्होंने कहा, उन्होंने फैक्ट पर कहा, didn't look at all that she was trying to use you, कि आप आपका इस्तेमाल कर रही। All sane people जिनमें बुद्धि है, even if they are dwindling in this country, कम हो रहे हैं, will feel vindicated that journalism is still alive. ये एक बड़े पत्रकार, मेरे लिए ये बहुत है। बाकी आपको आलोचक जितना करना है, जो लोग तिहाड़ जेल गए हैं वो मेरे आलोचक हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिसने प्लेजरिज्म की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस व्यक्ति ने मेरी गुजरात रिपोर्ट की प्लेजरिज्म की, जो सबके सामने है, जिसके लिए मेरे पास 20 विटनेस है, वो आज टीवी पर जाकर मुझ पर इल्जाम करते हैं। अरे छोड़ दीजिए सर, दुनिया बहुत बड़ी है, मौसम शांत गदर हरि भीम, शांत हो जाइए। है। मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई उस पर जांच कर रही है। नार्कोटिक्स भी आ गया है, ईडी भी आ गया है, उनको जांच करने दीजिए। और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन सब का पक्ष सुना जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही कहता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू चैनलाइज योर एंगर, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको जो चीजें बताई जा रही, जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही, कहीं वो एक तरफा तो नहीं। आप दूसरा पक्ष सुनने को तैयार क्यों नहीं है? पक्ष सुनना और अपना पक्ष बनाना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इससे जुड़े 2 सवाल और हैं राजदीप जी, फटाफट पूछ लूं मैं। एक तो रविशंकर का सवाल है कि जब राजदीप ये इंटरव्यू कर रहे थे तब बेरोजगारी, बाढ़, कोविड या गरीबी, ये सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। ये रवि कुमार का सवाल है। और दूसरा सवाल आशुतोष झा का है कि सुशांत केस की ऐसी कवरेज, सवाल यही है कि क्या टीवी न्यूज चैनल एक टीआरपी बेस्ड चैनल बन के रह जाएगा, जिसका मकसद केवल ऊल जलूल खबरें चला के टीआरपी बटोरना है? ये आशुतोष झा का कहना है। 2 सवाल है, सवाल बहुत आए हैं, ये तो हमने लिए हैं। देखिए, आशुतोष झा का सवाल बहुत ही वाजिब है। ये अस्तित्व का सवाल है। जिस दिशा में टीवी न्यूज चैनल जा रहे हैं, ये टीआरपी की दौड़ हमें क्या बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी बनाएगी? मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। मुझे तो लगता है 2 तरह के चैनल होने चाहिए, अलग अलग। एक तो आप कह दीजिए एंटरटेनमेंट चैनल है, उनको जीसी में डाल दीजिए, उनकी टीआरपी स्टार प्लस के साथ आप मेजर कीजिए, और जो खबरें दिखाना चाहते हैं उनको अलग सा मेजर कीजिए। एक बात। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, जो मुझे लगता है रविशंकर जी ने पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज नेता नगरी में भी हमने इस पर बात की। आर्थिक मसलों पर मुझे लगता है गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, न्यूज दिखानी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं फिर से कि सोमवार से इंडिया टुडे पर हम लगातार एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं, केवल आर्थिक विषयों को देखकर। उसमें फिर बेरोजगारी आएगी, उसमें जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग, ये इट्स अ टू वे प्रोसेस। देखिए, आप टीवी की आलोचना करिए, हम खुद भी यहाँ पर बैठ के करते हैं, लेकिन दर्शकों को भी, हमारी भी ये शिकायत रहती है ललन टॉप में कि हम जीएसटी पे, आरबीआई के रिकमेंडेशंस पे, एग्रो क्राइसिस पे शो करते हैं तो लोग कम देखते हैं, और जब सो कॉल्ड जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर शो करते हैं ज्यादा देखते हैं। तो इवन यू गाइस नीड टू फिक्स योर प्रायोरिटी, खोज के ऐसा कंटेंट देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही सवाल भाई। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही कि कौन ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या यही व्यक्ति, अगर मैं आर्थिक स्थिति पर प्रोग्राम करूंगा अगले हफ्ते और उसी समय कुछ चल रहा होगा कि रिया के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि रिया जो थी वो काला जादू करती थी, क्या देखोगे आप? कहीं ना कहीं दर्शक को भी डिसाइड करना है ना कि ये जो चैनल है ये नौटंकी है, तमाशा कर रहे हैं, हम इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं और हम देखेंगे असली खबर अर्थव्यवस्था पर। तब सवाल पूछिएगा मुझे। जी। चलिए, अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ। फुर्सत की सलाह। सवाल
सवाल बहुत है, समय का अभाव है, फुर्सत की अच्छा, सलाह चलिए। बताइए। सर फुर्सत की सलाह, मैं बंबई में हूँ और बंबई में मौसम सुहाना है, तो सुबह सुबह वॉक जरूर करना चाहिए मौसम में, ऐसे मौसम में। और मेरे एक दोस्त ने मुझे घर पे बुलाया है कल, कह रहा है भेल पूरी मैं दूंगा, बंबई स्टाइल भेल पूरी। जब बंबई में जो भेल पूरी मिलती है आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी भी और राज्य में। गुजराती परिवार है, वो पूरी तरह से भेल पूरी मुझे बना रहा है, जो मुझे एक तरह से मैं उसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। और क्या इस हफ्ते बहुत थक गया हूँ सौरभ। अरे महाराज, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं। फुर्सत की सलाह में पब्लिक को भी तो रेकमेंड किया जाता है कि आप ये ट्राई करिए, ये देखिए, ये पढ़िए। देखिए पढ़िए, इस समय मैं बंबई आया लास्ट मिनट, तो मेरे पास कोई किताब भी नहीं है जो मैं रेकमेंड कर सकूं। तो इस हफ्ते जितने भी किताबें, जितने भी प्रोग्राम देखने हैं, मैं सौरभ पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं इस हफ्ते। वाकई आज मैं बुरा 55 साल के आदमी को 12 बजे रात को आप इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, क्या बात है, ये नाइंसाफी है मुझसे। बिल्कुल नाइंसाफी नहीं राजदीप जी। अच्छा, एक किताब मैंने पढ़ी है जी। मैं एक किताब वैसे दिल्ली में पढ़ रहा था जो बीच में रुक गई, जनरल पनाग ने लिखी है, जो आर्मी के जनरल थे। राजदीप जी, आप लल्लन टॉप देखा करिए, किताब वाला पे जनरल पनाग की उस किताब का इंटरव्यू 1.5 महीने पहले आ चुका है। अच्छा, तो मैं अब पढ़ रहा हूं, तो ये किताब पढ़ी है, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव अलग सा व्यू पॉइंट देती है कि आर्मी किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल। एक किताब मैं रिकमेंड करूंगा, ये हिंदी में छपी है, मानव कौल चर्चित एक्टर है, उनकी ये किताब है चलता फिरता प्रेम, कहानियों का संग्रह है और बहुत ही नए कहन की कहानियां हैं, इसको जरूर पढ़िए। और जल्द ही किताब वाला में मैंने प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है, जिनकी किताब का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू किया, 3 घंटे का इंटरव्यू है। अरे हमने हर पॉलिटिशियन पर बहुत विस्तार से बात की है, तो वो इंटरव्यू जल्दी दर्शकों के सामने आएगा, आप वो देखिए। किताब में एक रिकमेंडेशन ये है और वेब सीरीज में रिकमेंडेशन है, मैं बंदिश बैंडिट देख रहा हूँ, आनंद तिवारी की डायरेक्ट की हुई अमेजॉन पे सीरीज है। जिन लोगों की क्लासिकल म्यूजिक और उसके कन्फ्लिक्ट में दिलचस्पी है, घरानों में, उन सब में, इट्स अ गुड वॉच। थैंक यू राजदीप जी। ये आप फिर से मैं पूछता हूँ, ये समय कहाँ मिलता है ये सब देखने के लिए? आप 12 बजे रात को इंटरव्यू मेरी तरह से नहीं करते ना, यही मुसीबत है। आप भी चलिए, अभी आपको भी स्कूप मिलेगा। मेरा योगा और बैडमिंटन भी बहुत रेगुलर चल रहा है, लेट मी टेल यू दिस। अच्छा, बैडमिंटन खेल रहे हो आप? कहाँ? जी, हमारे घर के पास में एक बड़ा कोर्ट है, वहां पे। अच्छा, गुड गुड। फिट नहीं, आप मुझसे तो बहुत ही फिट हो। अरे सर, मैं आपकी उम्र में ही फिट रहूं, बस ये कोशिश है। आज के नेता नगरी में इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।